WHY Academy. The secret behind the concepts. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि डिमांड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है और डिमांड को क्रिएट कौन करता है, और फिर बाद में हमने उसकी डेफिनेशन को डीपली एनालिसिस करा था। डेफिनेशन का हमने पोस्टमार्टम करा था कि डेफिनेशन एक्चुअल में हमें बोलना क्या चाह रही है। हमने डेफिनेशन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको पिक करा था, इंडिविजुअली उन पे चर्चा करी थी और उन्हें डीपली एनालिसिस करा था कि एक्चुअल में डिमांड की डेफिनेशन बोलना क्या चाह रही है और एक्चुअल में डिमांड का मतलब क्या होता है। ओके, तो आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है और इस लॉ को देने के पीछे का रीजन क्या है, इस लॉ को देने के पीछे का लॉजिक क्या है, हम ये जानने वाले हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोल रहा है? ये लॉ बोल रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा। कैसा रिलेशनशिप होगा? इनवर्स रिलेशनशिप होगा। किसमें? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप कैसे लिखते हैं? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ओके, जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। और प्राइस के डिक्रीज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। लॉ ऑफ डिमांड इटसेल्फ सेज दैट कि देयर शुड बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप सर ऐसा होता क्यों है? सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है ना, वो प्राइस के साथ साथ चेंज होता है, वो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर किसी कमोडिटी का, सपोज करो किसी कमोडिटी आपने कोई चीज खरीदनी है, उसका प्राइस डिक्रीज हो गया तो आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा अफोर्ड कर पाते हो। इट मीन्स अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो आप ज्यादा खरीदना चाहोगे। और दूसरी साइड अगर मैं ये बोलूं किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया, इट मीन्स आप उसे कम परचेज करना चाहते हो क्योंकि आपकी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है, वो चीज आपकी रेंज से बाहर चली गई है, मतलब आप लेस इंटरेस्टेड हो गए खरीदने में। तो यही लॉ बोलता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। अब साथ में उन्होंने लिखा है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। साथ में डेफिनेशन में उन्होंने ये भी लिख दिया कि अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर का मतलब क्या होता है? सर अदर फैक्टर का मतलब ये होता है प्राइस को छोड़ के जितने भी दुनिया में, पूरी दुनिया में कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करेंगे वो सारे ही अदर फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चीज खरीदनी है, सपोज करो अभी अभी आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, तो मैं गया घर से पूरी शिद्दत से फोन लेने के लिए, आईफोन 17 गया, एप्पल के स्टोर में गया मैं कि मेरे को आईफोन 17 खरीदना है। मैं घर से 1.5 लाख रुपए लेके निकला क्योंकि मेरे को पता था कि आईफोन 17 1.5 लाख रुपए का है। तो मैं जब उनके एप्पल के स्टोर में पहुंचा या किसी भी शोरूम में पहुंचा तो वहां पे इतनी जनता टूट पड़ी थी आईफोन 17 खरीदने के लिए, पूरी की पूरी लाइन लगी हुई थी। तो उनके पास लिमिटेड आईफोन्स थे, लिमिटेड प्रोडक्ट थे, डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी डिमांड को मीट करने के लिए कि उस आईफोन 17 के प्राइस को 1,50,000 से 2 लाख कर दिया। तो जिसने आईफोन खरीदना था, जिसके पास 2 लाख थे, वो तो चले गए लेने, वो तो अभी भी खरीद रहे हैं। बट मेरे पास सिर्फ मैं घर से 1.5 लाख लेके निकला था, तो मैं वापिस आ गया कि यार मैं इतने पैसे स्पेंड नहीं कर सकता 2 लाख, इससे अच्छा मैं कोई और ही फोन खरीद लूंगा। तो इट मीन्स उन्होंने प्राइस को इंक्रीज कर दिया। बट जब मैं उनके शोरूम से वापिस आ रहा था, उनके एप्पल स्टोर से वापिस आ रहा था, मुझे आते आते किसी दोस्त ने मेरे पैसे देने थे, मैंने अपने दोस्त को पैसे दे रखे थे, उसने मेरे पैसों को रिटर्न करना था। तो मेरे को उसने उसी टाइम फोन कर दिया कि मैंने तेरे पैसे देने थे, ये ले तेरे पैसे 50,000 रुपीज।
मेरे पास क्या हुआ, मेरी इनकम इंक्रीज होगी क्योंकि मेरे पास 1,50,000 था, 50,000 मेरे दोस्त ने मेरे को लौटाने थे और मैंने ले लिए, तो मेरे पास अब कितनी इनकम होगी, मेरी इनकम 2 लाख होगी। मैंने फिर से टर्न किया, फिर से एप्पल स्टोर में गया, एप्पल स्टोर में जाके बोला मेरे पास 2 लाख है, मेरे को 2 लाख रुपए में iPhone 17 दे दो। इट मीन्स मैंने प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर दिया मेरी इनकम इंक्रीज होने के कारण। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि इनकम के इंक्रीज होने के कारण मेरे प्रोडक्ट की, मेरे कोमोडिटी की डिमांड अफेक्ट हुई या नहीं हुई? ऑब्वियसली हुई सर। तो इट मीन्स ये अदर फैक्टर क्या हुआ, अदर देन प्राइस, उसके प्राइस के अलावा जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो अफेक्ट नहीं करने चाहिए, वो हमेशा कांस्टेंट रहने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए। ये लॉ ऑफ डिमांड तभी वर्क करेगा अगर उसी कोमोडिटी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो। अगर कोई भी, जैसे इस एग्जांपल में मेरी इनकम चेंज हो गई, इनकम चेंज होने के कारण मेरी डिमांड बढ़ गई, तो ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल ही नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमांड वर्क ही नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड को एप्लीकेबल करने के लिए अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ दैट कोमोडिटी वो कांस्टेंट होने चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड को एप्लीकेबल अगर करना है, उसी चीज का प्राइस कम या ज्यादा होना चाहिए, तभी उसकी डिमांड कम या ज्यादा होगी, तभी वो लॉ ऑफ डिमांड जो अप्लाई होगा। अदरवाइज वो फेल हो जाएगा, अदरवाइज वो वर्क ही नहीं करेगा। दैट्स इट। तो इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको आईफोन वाला एग्जाम्पल दिया, अदर फैक्टर्स क्या हो गए, अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कोमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखा हमने, इनकम। जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल में क्या था, मेरी इनकम चेंज हो रही थी, इनकम के चेंज होने के कारण मेरी गुड्स की डिमांड चेंज हो रही थी। तो इट मीन्स ये कांस्टेंट नहीं था, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा ही नहीं। इतना समझ में आया कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल में होता क्या है। तो नाउ एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और टेबल। तो मैं आपको टेबल इलस्ट्रेट करना बताऊंगा कि टेबल को बनाते कैसे हैं और टेबल को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ओके, तो ये रहा लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल। हम टेबल को जानेंगे कैसे हम टेबल को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो एक साइड लेना है आपने प्राइस, एक साइड आपने लेना है प्राइस, दूसरी साइड लेना है आपने क्वांटिटी जो कि डिमांड हो रही है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमने 3 पार्ट कर लेने हैं टेबल के, 1, 2 और 3। प्राइस बढ़ता हुआ शो करेंगे, प्राइस पहले था 10, फिर 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड, ऑब्वियसली हमने ऊपर पढ़ के आए हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। क्वांटिटी डिमांडेड थी हमारी 100, देन 80, देन 60। हमने मिडल वाले को मार्क कर लेना। ये था हमारा टेबल, हमने टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, प्राइस को बढ़ता हुआ दिखाना है, डिमांड को घटता हुआ दिखाना है। ये मिडल वाला है, ये क्या है, मिडल वाला। इस चीज को हमने एंकर पॉइंट मानना है। जब प्राइस 20 था तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 80 यूनिट्स। प्राइस 20 से 30 हुआ, 20 से 30 हुआ, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, 60 यूनिट्स। मतलब प्राइस बढ़ा, 20 से हुआ 30 और क्वांटिटी डिमांडेड 80 से हुई 60। और जब प्राइस 20 से हुआ 10, डिक्रीज हुआ 20 से 10, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड की यूनिट्स कितनी होगी, 80 से 100। प्राइस डिक्रीज होने के कारण मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये था हमारा टेबल। ऐसे ही आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसको डिफाइन करना है। हमने ये 3 पॉइंट लिख लेने हैं, इसको मार्क कर लेना है, इसको मिडल मानना है, एंकर पॉइंट मानना है। इसके बेस पे हमने बताना है कि प्राइस के बढ़ने के कारण कैसे कम हुई, प्राइस के घटने के कारण कैसे डिमांड इंक्रीज हुई। ये हमें लिख के बताना है। अब कैसे डिफाइन करोगे टेबल को, when the price of the commodity was ₹20, जब प्राइस 20 था तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड की यूनिट्स कितनी थी, 80। ओके, द क्वांटिटी डिमांडेड वर 80 यूनिट्स, राइट। अब क्या हुआ, अब मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। जब मेरा प्राइस 20 से 30 हुआ, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ₹20 to ₹30, देन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइंड फ्रॉम 80 यूनिट टू 60 यूनिट। ऑब्वियसली जब प्राइस राइज होगा 20 से 30 होगा, देन मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो ऑब्वियसली डिक्लाइन करेगी 80 यूनिट्स टू 60 यूनिट्स। ये आपने डिफाइन कर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमने ये बताना कि प्राइस ₹20 से ₹10 चला गया। व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹20 to ₹10, देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज्ड फ्रॉम 80 यूनिट्स to
100 यूनिट्स। तो ये था आपका टेबल, मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया और उसको डिफाइन कैसे करना है वो सिखाया। तो इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप। ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप। ऊपर हमने यही तो पढ़ा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट। तो यहाँ पे भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यही होता है इनवर्स रिलेशनशिप, यही रियल लाइफ में होता है। सपोज करो आपके पास 50 रुपीज़ है आपके हैंड में, आप पेन लेने गए 10 रुपये का ईच, क्या है, हर पेन 10 रुपये का है, आप 5 पेन खरीद सकते हो। अगर वो पेन 15 का हो जाए तो आप ऑब्वियसली 3 पेन ही खरीदोगे, 5 रुपये वापस ले आओगे। तो इट मीन्स प्राइस के इंक्रीज होने के कारण आपकी परचेजिंग पावर है वो कम हो गई, जो हमने डेफिनेशन में समझा था। तो यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस जब इंक्रीज होता है ना तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड वो कम हो जाती है, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है और आपकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो रेंज से बाहर हो जाता है आपकी, आप ज़्यादा खरीद ही नहीं पाते हो। अब एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर आपसे एग्जामिनर ने ये पूछा कि विद द डायग्राम बताओ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बताना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपसे उसने ये पूछा है कि विद द हेल्प ऑफ टेबल और शेड्यूल बताओ, तो आपको यही बनाना है, सिर्फ टेबल बना के उसको एक्सप्लेन करके आना है। अगर डायग्राम पूछा है तो डायग्राम बनाओ, टेबल पूछा है तो टेबल बनाओ और उसको एक्सप्लेन कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। वरना अगर आप दोनों बनाओगे टाइम वेस्ट होगा और एग्जामिनर के माइंड पे थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। ओके, तो अब हम इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे। इस टेबल का रेफरेंस लेके हम डिमांड की कर्व को एनालिसिस करेंगे कि डिमांड की कर्व कैसे होती है, तो डिमांड का डायग्राम होता है वो कैसे बनता है। ओके, तो पहले मैं एक वाई एक्सिस लेता हूँ, फिर एक्स एक्सिस लेता हूँ। ओके, ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाली वाई एक्सिस होती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी हम डायग्राम आने वाले टाइम में बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे हम नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स को लेंगे और वाई एक्सिस पे हम किसको लेंगे, मॉनिटरी फैक्टर्स को। इस टेबल में नॉन मॉनिटरी फैक्टर कौन सा है, क्वांटिटी डिमांडेड, तो हमें इसे एक्स एक्सिस पे लेना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स एक्सिस को किससे डिनोट करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। और प्राइस को हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस क्या शो करेगा, प्राइस। मैंने इस टेबल के प्राइस को 10, 20, 30, इसका पहले 10, 20, 30 ये प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 100 तक, 20, 40, 60, 80 देन 100, ये थी मेरी क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्या था, जब प्राइस मेरा 20 था, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 80 यूनिट्स थी। जब मेरा प्राइस 20 से बढ़ के 30 हुआ था तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 30 रुपीज़ थी, जब वो 60 पे आ गई 80 से। जब मेरा प्राइस कम हुआ 20 से, तो 20 से 10 हुआ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड मैं 100 डिमांड करने लगा। तो इट मीन्स मेरी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है। कौन सी है, डाउनवर्ड स्लोप। इस कर्व को हम डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिमांड। तो हमारी डिमांड कर्व कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ओके, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो हमें ऐसे नहीं बनाना है, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है टीचर के ऊपर। हमें एक्चुअल में डायग्राम ऐसे बनाना है, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है एग्जाम के अंदर। तो आपने एक डायग्राम बनाया, मैंने अभी क्या बताया आपको, वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहा है, मॉनिटरी टर्म्स, मॉनिटरी फैक्टर्स जितने भी होते हैं, प्राइस। और एक्स एक्सिस पे कौन से फैक्टर शो करते हैं, जो नॉन मॉनिटरी है। नॉन मॉनिटरी कौन से हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, आपको पता है ना कि डिमांड कर्व कैसे होता है, तो डिमांड कर्व कैसे होती है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। कौन सी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इसे डी से डिनोट करते हैं। आपको इसका एक मिडल पॉइंट ले लेना है, प्राइस को पी से डिनोट करेंगे, इसको ओ पॉइंट मानते हैं, ओ मतलब ओरिजिन। तो यहाँ पे हमने इसको मिला देना। जब मेरा प्राइस ओ पी, मतलब यहाँ पे पी से प्राइस, क्यू से क्वांटिटी। जब मेरा प्राइस ओ पी था तो मैं क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहा था, ओ क्यू। तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज ओपी द क्वांटिटी डिमांडेड वर ओ क्यू यूनिट्स, है ना। जब मेरा प्राइस ओपी था तो मेरे क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, ओ क्यू थी सर। ओके, फिर क्या बोला था, ये प्राइस बढ़ता जाएगा, ऊपर को बढ़ता जाएगा, नीचे को घटता जाएगा। जब मेरा प्राइस फॉल हुआ फ्रॉम ओ पी टू ओ पी 1, तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो बढ़ गई,
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इट मीन्स मेरी क्वांटिटी डिमांडेड OQ टू OQ1 हो गई, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई बिकॉज ऑफ प्राइस के डिक्रीज होने के कारण। तो हमें एक्सप्लेन कैसे करना है इसको, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1। क्या हुआ, OP से OP1 आ गया, द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम OQ से क्या होगी, OQ टू OQ1 यूनिट्स। अब क्या किया, मैंने प्राइस को फॉल करा, अब मैं प्राइस को बढ़ता दिखाऊंगा डायग्राम में। मेरा प्राइस बढ़ेगा कैसे, जब ऊपर जाएगा, P2 प्राइस क्या हो गया P2। जब मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड OQ से क्या हो गई, OQ से OQ2 हो गई, क्या होगी OQ2। प्राइस मेरा बढ़ा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, पहले मैं OQ डिमांड कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ OQ2 डिमांड कर रहा हूँ। तो मुझे कैसे इसको डिफाइन करना है, व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम OP to OP2 the quantity demanded falls from OQ to OQ2। मैं इस पूरे डायग्राम को जो भी मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जब मेरा प्राइस OP था तब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड OQ यूनिट्स थी, देन मैंने प्राइस को डिक्रीज होता दिखाया। मैंने बोला जब मेरा प्राइस OP से OP1 आया, जो मैं क्वांटिटी डिमांड्स कर रहा था मैं OQ यूनिट से OQ1 यूनिट्स तक जा चुका हूँ। जब कमोडिटी का प्राइस फॉल हुआ देन OP टू OP1 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड OQ टू OQ1 यूनिट्स हो गई। एट लास्ट मैंने क्या दिखाया, प्राइस को बढ़ता हुआ दिखाया। जब प्राइस OP से OP2 हुआ देन क्वांटिटी डिमांडेड मेरी क्या हो गई, OQ यूनिट से। पहले मैं OQ यूनिट्स डिमांड कर रहा था, फिर मैं OQ2 यूनिट्स डिमांड करने लग गया। इट मींस मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, फॉल हो गई। एट द एंड आपको कंक्लूजन भी देना है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप, इन अ नटशेल डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड स्लोप कर रही थी ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट कर रही थी, इंडिकेटिंग इनवर्स स्लोपिंग। क्या बता रही थी हमें, क्या बता रही थी, हाईलाइटिंग, क्या हाईलाइट कर रही थी, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। हमने लॉ ऑफ डिमांड को समझा, हमने डिमांड कर्व को समझा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है, हमने उसका टेबल और शेड्यूल को जाना कि टेबल कैसे बनाना है, शेड्यूल कैसे बनाना है और उसको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम के अंदर। फिर हमने उसका डायग्राम बनाना सीखा कि डायग्राम एक्चुअल में कैसे बनता है और हमें एग्जाम में कैसे डायग्राम बनाना है। और मैंने आपको सब कुछ सिखाया कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क करता है, कहाँ पे फेल होता है। अदर फैक्टर्स के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी है। नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी वो अदर फैक्टर्स के ऊपर ही होगी, हम डिटेल में अदर फैक्टर्स को एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच।